प्रिय सिविल सेवक आकांक्षियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक के समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ आधार पर अवलोकन करेंगे। साथियों, यहाँ वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में संभावित हैं। बहुत ज़्यादा तथ्यों का जखीरा पढ़ने का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसको हमारा मस्तिष्क सही तरीके से याद लंबे समय तक नहीं रख पाता है। बहुत सारे तथ्यों को हम लोग तितिर बितिर अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं और जब उन तथ्यों को निकालने की बारी आती है परीक्षा में, तो वह सही तरीके से नहीं निकल पाते हैं। निकालने जाते हैं कुछ और, निकल जाता है कुछ और। ठीक उसी तरीके से जैसे बैग में अगर वस्तुओं को तितिर बितिर भर दिया जाए तो वह सही समय पर सही वस्तु नहीं निकल पाती है। तो इसीलिए उन्हीं प्रश्नों का यहाँ चयन किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। और ये पहला प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हैदराबाद मुक्ति दिवस के संदर्भ में विचार कीजिए। साथियों, केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार मिलकर हैदराबाद मुक्ति दिवस का आयोजन करने जा रही है। तो यह जो आयोजन है किस लिए है, यहाँ पहला कथन क्या कह रहा है, निजाम शाही हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, आप जानते हैं कि ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद निजाम शाही था। जब भारत आज़ाद हो रहा था, दौर 1947 का था, उस समय जो यह हैदराबाद था निजाम शाही के अंतर्गत था। और निजाम ने कश्मीर और जूनागढ़ के राजाओं के जैसे ही रणनीति अपनाई और इन्होंने निर्णय लिया कि वह भारत संघ में विलय का विरोध करेंगे। और भारत संघ में विलय के विरोध का जब इन्होंने निर्णय लिया तो इनको नापाक इरादे वाले पाकिस्तान से और कुछ मुस्लिम नेताओं से इनको सहायता मिली। और इनको सहायता इसलिए दी जा रही थी ताकि ये अपने सशस्त्र बल का उन्नयन करें, उसको मजबूत करें। परिणाम क्या होता है कि यह जो उस समय भारत के गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, यह उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय था। और उन्होंने भारतीय सेनाओं को आदेश दिया कि जाके आप हैदराबाद को कैप्चर कर लीजिए। और भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत उस हैदराबाद को उस समय कैप्चर किया था। भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद के अधिग्रहण के लिए ऑपरेशन पोलो का संचालन किया गया था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों ही विकल्प सही हैं, यानी कि दोनों कथन सही होंगे। आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ देख रहे हैं भारत की पहली डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना की योजना बनाई गई है। तो कहाँ बनाई गई है? हानले में। ये हानले है कहाँ? तो लद्दाख में है साथियों। और लद्दाख में भी यह ट्रांस हिमालय रेंज में है, तो वहाँ पर डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा। यहाँ हानले में पहले से ही ऑब्जर्वेटरी स्थापित है। और ये जो डार्क स्काई रिजर्व का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ कृत्रिम प्रकाश की अनुपस्थिति नगण्य हो। और जब कृत्रिम प्रकाश की अनुपस्थिति नगण्य होती है तो प्रकाश प्रदूषण से होने वाले नकारात्मक प्रभाव भी कम हो जाते हैं। साथ में हम लोग को वहाँ पर आकाश का एक सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है। तो यह जो डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के द्वारा, यह वहाँ पर जो एस्ट्रो टूरिज्म है, खगोलीय पर्यटन है, उसको वहाँ बढ़ावा देगा। और इसको प्रमाणित करने का काम कौन करता है? तो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, यह जो एसोसिएशन है अमेरिका में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, कभी परीक्षा में लद्दाख आएगा, हानले नहीं आएगा। और अगर सूक्ष्म स्तर पर जाने का प्रयास किया जाएगा तो हानले ही दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। इस विषय पर एक पृथक रूप से वीडियो जारी किया गया है। अगर आप इसको पृथक रूप से समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को अवश्य ही देखें। आगे देखते हैं, ब्रिटेन के 56वीं प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो यहाँ देखेंगे तो उनका नाम है, ये देख रहे हैं आप, ये है लीज ट्रस जी। लीज ट्रस, ये जो लीज ट्रस हैं इनका संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से है।
कंजर्वेटिव पार्टी से इनका संबंध है और इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के ही नेता ऋषि सुनक को हराया है। ये जो ऋषि सुनक है इनका संबंध भारत से वर्तमान में भी है। जो यहाँ के इन्फोसिस के जो मालिक हैं उनसे उनका संबंध है ऋषि सुनक जी का। और क्या संबंध है ये तो आपको ही पता करना चाहिए। तो इन्होंने ऋषि सुनक जी को हरा दिया और ये ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। किसका इन्होंने स्थान लिया है तो बोरिस जॉनसन का स्थान इन्होंने लिया है। बोरिस जॉनसन का ये स्थान यहाँ पर लेंगी। ये जो लिज ट्रस है इनके सामने अभी चुनौती क्या है नए प्रधानमंत्री के रूप में ब्रिटेन का। इनकी चुनौती यह है साथियों कि इनको जो ब्रिटेन को जो आर्थिक मंदी से बाहर लेके जाना पड़ेगा। वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में है। ऊर्जा संकट की स्थिति छाई हुई है और साथ में महंगाई भी आसमान छू रही है। तो इन सभी समस्याओं को हल करना पड़ेगा इनको अपने आने वाले दिनों में। तो आप ध्यान रखेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कि अभी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है। तो लिज ट्रस इन्होंने किसका स्थान लिया है तो बोरिस जॉनसन का। तो सही उत्तर होगा विकल्प 2। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के पश्चात नया प्रश्न देखते हैं। 2022 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से 2022 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको नहीं दिया गया है। तो किसको नहीं दिया गया है ये भी तो हम लोगों को जानना ही चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं इनको तो दिया गया है सोथियारा छिम। ये एक मनोविशेषज्ञ हैं और कंबोडिया से संबंधित हैं। यह एक कंबोडिया से संबंधित हैं और मनोरोग विशेषज्ञ हैं। मनोरोग विशेषज्ञ हैं। आगे देख रहे हैं तो ये जो है गेरी बेनचेघिव ये दरअसल प्रदूषण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और प्रदूषण में भी कौन सा तो मरीन प्लास्टिक को हटाने का काम कर रहे हैं समुद्र से ये। और इनका जो कार्य क्षेत्र है वह इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में यह कार्यरत हैं। इनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। 2022 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। और ये जो तदाशी हटोरी हैं ये नेत्र विशेषज्ञ हैं और इनका संबंध जापान से है। ये नेत्र विशेषज्ञ हैं और इनका संबंध जापान से है। यहाँ पर एक महोदय और है बर्नाडेट फिलोपिनो महोदय भी हैं। और ये बर्नाडेट फिलोपिनो महोदय तो इन 4 लोगों को इस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो सही उत्तर होगा किसको नहीं दिया गया है तो के शैलजा जी को नहीं दिया गया है। ये जो के शैलजा जी हैं इनको दिया जा रहा था लेकिन इन्होंने उसको ठुकरा दिया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। लीजियोनेयर्स रोग के लिए विचार कीजिए। इसका रोगजनक विषाणु होता है। यह निमोनिया के समान है। तो यहाँ साथियों आप देख रहे हैं लीजियोनेयर्स रोग के लिए विचार करना है हम लोग को। तो ये जो लीजियोनेयर्स जो रोग है हम लोगों का यह बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरिया का नाम है लीजियोनेला। और यह जो रोग है लीजियोनेयर्स ये अभी अर्जेंटीना में इसका रहस्यमय तरीका से संसूचन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे तो जो लीजियोनेयर्स जो रोग है उसका रोगजनक विषाणु नहीं जीवाणु होता है। तो यह कथन तो गलत हो गया। दूसरा है यह निमोनिया के समान है। जी हाँ, जब यह जो लीजियोनेला बैक्टीरिया है वह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमें बुखार से लेकर गंभीर प्रकार की निमोनिया हो सकती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि लीजियोनेयर्स क्या है तो यह एक बीमारी है। यहाँ प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लीजियोनेयर्स संबंधित है साइबर क्राइम से संबंधित है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित
डेथ है, ब्लॉक कैंसर से संबंधित है कि कोई बीमारी है, तो आप बताएंगे कोई बीमारी है। बीमारी है तो प्रश्न उठता है यह बीमारी कैसे हुई। अभी इस बीमारी दो प्रकार के होते हैं, संचारी रोग होता है, गैर संचारी रोग होता है। तो यह किस में आएगा? संचारी रोग में आएगा, क्योंकि यह बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। तो एरोसोल के माध्यम से जब हम लोग श्वास लेते हैं तो यह हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के पश्चात यह हमारे शरीर में बाधा उत्पन्न करता है और हमें बुखार से लेकर गंभीर प्रकार की निमोनिया हो सकती है। तो यहाँ कथन 2 सही है। तो यहाँ विकल्प 1 उत्तर हो जाएगा कि कथन केवल 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2022 के बारे में आपको विचार करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, भारत की रैंक 132 है। जी हाँ, भारत की रैंक 132 है। अगर इसका पिछला रिपोर्ट देखेंगे जो वर्ष 2020 में आई थी, वहां भारत का स्थान 130 था। तो यानी कि भारत नीचे गया है, स्थिति बेहतर नहीं दयनीय हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ में हमारी स्थिति इतनी दयनीय है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो चीन है, चीन का जो स्थान है इस रिपोर्ट में वह 79 है, और भूटान का जो स्थान है वह 127 है, और जो बांग्लादेश का स्थान है वह 129 है। यानी कि भूटान और बांग्लादेश हमसे आगे हैं, चीन तो हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे है। तो ध्यान रखेंगे। तो भारत की रैंक सुधार हुआ है, गलत। भारत की रैंक में गिरावट हुआ है, 130 से 132 तक पहुँच चुका है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। जी हाँ, प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। अंतिम स्थान पर बुरुंडी है। जी हाँ, अंतिम स्थान पर क्या है? बुरुंडी है। तो यहाँ विकल्प कौन सा सही होना चाहिए? 1, 3 और 4, यानी कि विकल्प 3। यहाँ थोड़ा सा हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो यह इंडेक्स सबसे पहले कौन जारी करता है? प्रश्न तो यही उठता है। इसको सबसे पहले कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। यह जो रिपोर्ट है मुख्यतः 3 आयामों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो कौन कौन से आयाम है? तो सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हो गया है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और तीसरा है जीवन स्तर। इन 3 आयामों के जरिए यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। शिक्षा के लिए सूचकांक 2 विकसित किए गए हैं। एक है स्कूल शिक्षा का औसत स्तर, और दूसरा है स्कूल शिक्षा का अपेक्षित स्तर। तो ये 2 जारी किए जाते हैं। एक किया जाता है जो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और एक किया जाता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो शिक्षा के लिए 2 इंडेक्स बनाए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर जीवन प्रत्याशा को आधार माना जाता है। जो भी भारत का जीवन प्रत्याशा है निकाला जाता है इस रिपोर्ट में, तो 67.2 दिया गया है। आगे देखते हैं जीवन स्तर के लिए यहाँ पर सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम आधारित प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। तो ये 3 मुख्य सूचकांक रहते हैं, इन्हीं के नंबर प्रदान किए जाते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, लेकिन वो आधारित होना चाहिए सकल राष्ट्रीय आय पर, सकल घरेलू उत्पाद पर नहीं। इसमें भी अंतर आपको करना चाहिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा निकाली जाती है कि एक भारतीय जो आदमी है उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। शिक्षा के लिए 2 जारी किया जाता है, यहाँ पर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो यह प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। इन पैमानों को कभी कथन बनाकर इन पैमानों को भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, नहीं तो आप ही इग्नोर हो जाएंगे। फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। आगे चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
तो नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह जी हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर मुद्रा में चंद्रचूड़ साहब आपको दिखाई दे रहे होंगे और यह कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। और तो आइए थोड़ा सा हम लोग राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जान लेते हैं और इसको संक्षेप में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है, नालसा इसको कहते हैं। और यह जो प्राधिकरण है 1995 में स्थापित किया गया था और इसका आधार क्या था, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। तो यह जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है इसकी स्थापना किसके तहत की गई है, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई है। इसमें एक होता है पैट्रोन इन चीफ होता है, जिसको संरक्षक इन चीफ भी कहते हैं। वह भारत के सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आगे देखेंगे और इसके एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं और वो अभी हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। तो पैट्रोन इन चीफ तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि उदय उमेश ललित जी होंगे इसके संरक्षक इन चीफ, लेकिन इसके कार्यकारी अभी कौन अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। तो यह तो पहले से ही फिक्स है कि संरक्षक इन चीफ तो भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, ये जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति अभी जो मुर्मू जी हैं उन्होंने इनकी नियुक्ति की हुई है। और ये जो इनकी नियुक्ति का आधार क्या रहता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है तो उसका यहाँ चुनाव किया जाता है। तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में उदय उमेश ललित के अलावा अगर कोई सबसे अनुभव वाला न्यायाधीश है तो वो चंद्रचूड़ साहब ही हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो राष्ट्रीय जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसकी स्थापना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई है। तो यह अधिनियम क्यों पास किया गया था, क्यों किया गया था कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 39A है उसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो राज्य हैं वह प्रयास करेंगे कि वे वर्ग जो कमजोर हैं आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, तो उनको हर स्थिति में न्याय मिलना चाहिए और उसके लिए व्यवस्था करेगा कौन, राज्य। तो वंचितों तक, कमजोर वर्गों तक न्याय को सुलभ करने के लिए मुफ्त और निःशुल्क रूप से इस अधिनियम को बनाया गया था और इस अधिनियम को संगठित रूप से चलाने के लिए प्राधिकरण भी बनाया गया, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि 39A और 39A के बाद क्या बनाया गया, तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। और इसके तहत अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय रूप में एक प्राधिकरण की स्थापना की गई जिसका नाम होता है नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, और जो दूसरा होता है वह है तो सालसा। सालसा का मतलब है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट स्तर जो जिला स्तर पर भी एक प्राधिकरण बनाया जाता है और तहसील स्तर पर भी। तो ये जो प्राधिकरण होते हैं जो वाला होगा जिलों के वंचित और कमजोर वर्गों को न्याय उपलब्ध कराने का काम करता है। तो इस जो अधिनियम है विधिक सेवा जो प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी और तहसील स्तर पर भी प्राधिकरण के गठन की बात कही गई है। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे ये। और अभी इसके कार्यकारी अध्यक्ष
DY चंद्रचूड़ साहब जी हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के लिए कौन सा विकल्प गलत होगा? नालसा को वर्ष 1987 में अधिनियमित किया गया था, तो आप बताएंगे जी हाँ, नालसा के पैट्रन इन चीफ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये भी सही है। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, ये भी सही है। यह संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत गठित किया जाता है, गलत है। यह तो संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत गठित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 148 में तो CAG के बारे में प्रावधान है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, और हमसे पूछ रहा है कौन सा विकल्प गलत होगा, तो यहाँ पर यही वाला जो विकल्प गलत है, यानी कि यही उत्तर क्या है, सही है हमारा। तो यही उत्तर क्या होगा, सही होगा विकल्प चौथा। आगे बढ़ते हैं। रेबीज बीमारी के लिए हमें सोचना है, विचार करना है अभी हमें यहाँ पर। तो रेबीज बीमारी के बारे में आइए विचार करते हैं। यह बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो इसको आप देखेंगे तो यह बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है, यह विषाणु से होने वाली बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है। और वायरस का नाम क्या है, तो लाइसा वायरस है। तो इसका जो रोग जनक होता है वो लाइसा वायरस है, जो कई प्रकार के स्तनपायियों में पाया जाता है। कौन कौन से स्तनपायी, तो कुत्ते और बिल्लियों में पाया जाता है। यह कुत्ते और बिल्ली नामक स्तनपायी में लाइसा वायरस नामक एक रोग जनक पाया जाता है, जिससे हम लोगों को रेबीज बीमारी हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा कथन सही है। तीसरे कथन में आते हैं तो ध्यान रखेंगे, जो रेबीज है वह हमें विषाणु से होता है, और विषाणु कौन सा है, तो लाइसा वायरस है, और यही लाइसा वायरस रेबीज बीमारी का रोग जनक कहलाएगा। इस बीमारी यह जो बीमारी है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जी हाँ, अगर किसी के शरीर में कुत्ते और बिल्ली के काटने से अगर लाइसा वायरस चले जाए तो वह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह बीमारी कुत्तों एवं बिल्लियों के काटने से प्रसारित होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि 2, 3 और 4 सही हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेमचोक नामक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान कहाँ स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, उत्तराखंड में कि नागालैंड में, तो कहाँ है, तो लद्दाख में है। तो साथियों ये भी तो आपको जानना ही चाहिए, ये स्थान कहाँ है, ये भी तो पूछे जाते हैं। तो ये जान रहे हैं कि आप यह LAC है, और ये जो LAC है यहाँ पर कई चेक पोस्ट हैं सेनाओं के। तो यहाँ पर है डेपसांग, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो गैलवान है, गैलवान वैली, और यहाँ आगे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर है गोगरा स्प्रिंग, गोगरा हॉट स्प्रिंग, और ये आप जो देख रहे हैं यह है डेमचोक। यह क्या है, डेमचोक है। तो अभी भारत आज जानते हैं कि 2 मई 2020 से इसी गैलवान घाटी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, उसमें कुछ भारतीय सैनिकों की मृत्यु भी हो गई थी। तब से यहाँ तनातनी जारी है, और अभी तक 16वें दौर की बात हो चुकी है, 16 बार बात हो कर चुके हैं। और इस 16 दौर का जो बात हुआ है उसमें धीरे धीरे करके वो यहाँ से सेना को हटा रहे हैं। तो अभी यहाँ से जो गोगरा हॉट स्प्रिंग से सेना को हटाया गया है, उससे पहले गैलवान वैली से हटाया गया था। अब 2 ही जगह बच गए हैं, तो डेमचोक और डेपसांग। तो ये जो डेमचोक जो है वो कहाँ है, तो लद्दाख में है। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी यहाँ से सेना हट रही हैं। आप जानते हैं कि भारत दोनों तरफ से पश्चिम और उत्तर पूर्वी भाग में तनाव युक्त सीमा को फेस करता रहता है। तो ऐसे में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो डेमचोक कहाँ है, तो लद्दाख में है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन की 2023 की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो 2023 की बैठक भारत में आयोजित की जाएगी। अभी जो ये 2022 की जो बैठक है, जो 15 सितंबर से स्टार्ट होगा, वह समरकंद में होगा। और समरकंद कहाँ होगा ये भी तो आपको जान ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी वही तो बैठक है, और यही समरकंद से तो बाबर आया हुआ था। तो समरकंद कहाँ है, उज्बेकिस्तान में है,
उज्बेकिस्तान में है। तो ये ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2022 की बैठक समरकंद में है, जबकि 2023 यानी कि अगले साल बैठक कहाँ है, भारत में है। ये जो SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी और इसमें अभी जो सदस्य 8 सदस्य हैं, कौन कौन है, तो एक तो रसिया हो गया जो संस्थापक सदस्य है, चीन भी संस्थापक सदस्य है, इंडिया और पाकिस्तान हो गए। इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में शामिल किया गया है। अब बच गए 4 सदस्य। तो 4 सदस्य कौन कौन से हैं, तो ये 4 सदस्य मध्य एशिया के देश हैं। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, यहाँ पर तजाकिस्तान है और आपका यहाँ पर उज्बेकिस्तान है। तो ये 8 सदस्य इसके मेंबर हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वह बीजिंग में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और इसने आतंकवाद से लड़ाई के लिए रेड्स का इस्तेमाल किया है। तो व्हाट इज रेड्स, तो रेड्स के बारे में देखना आप लोगों का कार्य है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। कभी भी यह प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे देख रहे हैं डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय हैं, तो नीरज चोपड़ा जी हैं। नीरज चोपड़ा जी ने पहला डायमंड लीग फाइनल जीत लिया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आने वाले प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। ये जो है मैं पहले ही बता चुका हूं कि महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, कम हो लेकिन गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। आपको अपनी सिविल सेवा की परीक्षा की यात्रा में यही ध्यान रखना होता है कि हमें क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। तो साथियों धन्यवाद।